वेलकम टू शाहीन AICU ऑनलाइन प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डाटा हैंडलिंग और स्टैटिस्टिक्स में आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे किस तरह से अलग अलग ग्राफ बनाते हैं और किस तरह से उसमें डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, और भी कुछ चीजें हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ये सब चीजें हम लोगों को पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बार ग्राफ के बारे में। तो जल्दी से आते हैं, ये बार ग्राफ क्या होता है। मान लेते हैं कि एक क्लास है और क्लास में कुछ एक डेटा हम अज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं क्लास में 20 बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें 40 जिसमें हम 5 हिस्से में बांट देते हैं। 0 to 20% मार्क्स, 20 to 40% मार्क्स, 40 to 60% मार्क्स, 60 to 80% मार्क्स और 80 to 100% मार्क्स। मैं हिसाब करना चाहता हूं कितने स्टूडेंट्स हैं, है ना, जिनके मार्क्स 0 to 20% में आए हैं, जिनके 20 to 40 में आए हैं एंड सो ऑन 80 to 100 में आए हैं। तो कैसे इनको बांटेंगे? मान लेते हैं 20 में 6 बच्चे हैं जो कि यहां पर आए हैं, 4 बच्चे हैं जो यहां आए हैं, 4 बच्चे यहां आए हैं, 6 बच्चे यहां आए हैं और 2 बच्चे यहां आए हैं। उम्मीद करता हूं कुल तादाद आपको दिख जाएगी कि 22 हो गई। मान लेते हैं 22 हो गई। चले, तो अब हम एक ग्राफ बनाते हैं। इधर 5 डंडे खड़ा करेंगे। पहला ये 2 का डंडा है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 0 to 20%। अगले डंडे की ऊंचाई 4 है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये दिखाता है 20% to 40%। उसका अगले वाले का, सॉरी, ये 6 होना चाहिए था, और ज्यादा ऊंचा ले लो इसे। अगला वाला 4 बच्चे हैं किसमें? 40 to 60% में कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे, ठीक है। ये कौन सा है? 40% to 60%। और 4 बच्चे हैं बेटा जो 60% to 80% में। ये 4 किसमें है? 60% to 80% में। और फिर से 6 बच्चे हैं जो 80% to 100% के रेंज में आते हैं। तो इस ग्राफ को देखकर आप डायरेक्ट बता सकते हो कि बहुत से बच्चे इस क्लास में 20 से 40 के बीच में आ रहे हैं और बहुत से बच्चे इस क्लास में 80 से 100 के बीच में आ रहे हैं। तो इस क्लास के बारे में आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि इस क्लास में कुछ बच्चे बहुत ज़हीन हैं और कुछ बच्चे जो है बहुत कम मेहनत करने वाले हैं। कुछ ऐसा इस क्लास में है, बीच में है, और 1-2 स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं। क्या समझ में आया? तो ये जो ग्राफ है बेटा, इस ग्राफ को क्या कहते हैं? बार ग्राफ। इस ग्राफ को बेटा क्या कहते हैं? बार ग्राफ, ठीक है। जल्दी से वापस चलते हैं। ये देखिए बेटा, अलग अलग क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं इसका हिसाब दिया हुआ है। क्लास 1 में 1 to 5 क्लास स्कूल है ये। क्लास 1 में 150 बच्चे हैं, क्लास 2 में 200 हैं, क्लास 3 में 175 है, क्लास 4 में 250 है, क्लास 5 में 225 है। चलिए इसका बार ग्राफ बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं। कौन कौन सी क्लास है बेटा? यहां क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है और क्लास 5 है। और कितने स्टूडेंट हैं? 150, 200, 175, 150, 200, 175। और जरा देखें 250 और 225। चलिए इसका बार ग्राफ बनाते हैं।
इसका बार ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? यहां पे क्लास 1 का बार ग्राफ बनाते हैं, कितने हैं बेटा? 150। मान लेते हैं ये 50 हुआ, ये 100 हुआ, ये क्या हो गया? 150। ये कौन सी क्लास है? क्लास 1। क्लास 2 में 200 है। क्लास 2 में अगर 200 है तो ग्राफ और ऊंचा जाएगा। क्लास 3 में 175 है, 150 और 200 के बीच में। ये क्लास 3 का हाल है बेटा, दोनों के बीच में। क्लास 4 में तो और मजा आ गया, क्लास 4 में 250 बच्चे हैं। क्लास 4 में 250 बच्चे हैं और क्लास 5 में 225 बच्चे हैं। ये ग्राफ समझ में आया? इस ग्राफ को देख के आपको क्या लग रहा है? इस क्लास को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्कूल में सभी क्लास में बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई क्लास खाली है और कोई क्लास भरी हुई है। लेकिन अगर मवाजना करें तो सबसे ज्यादा भीड़ जो है इस वक्त क्लास 4 में है और सबसे कम तालिब इल्म क्लास 1 में है। वैसे सब में है बच्चे, ऐसा नहीं है कि कोई क्लास इसमें खाली रह गई है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया ये पूरा ग्राफ, है ना? तो ये चीज, ये ग्राफ देख के आप समझ सकते हैं, हाँ सब क्लास में बच्चे हैं लेकिन क्लास 4 में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा? बार ग्राफ, है ना? इसे क्या कहते हैं? बार ग्राफ। ठीक है, ये हमने बनाया बार ग्राफ या फिर बार ग्राफ। ठीक है, जरा वापस आते हैं। अरे ये ग्राफ इन लोगों ने बनाया है, कितना खूबसूरत है। ऑफ कोर्स हमने, देखिए एकदम एक जैसा ग्राफ है, बस हमने जो बनाया है वो जो है थोड़ा हाथ से बनाया हुआ है। ये प्रॉपर कंप्यूटर पे बनाया हुआ ग्राफ है। अलग अलग बार का अलग अलग रंग है, आपको दिख रहा है ना? सबसे ज्यादा ऊंचाई किस बार की है? मतलब सबसे ज्यादा तालिब इल्म कौन सी क्लास में है? क्लास 4 में। सबसे कम कहां है? क्लास 1 में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हर क्लास में तालिब इल्म है, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्लास खाली है। हर क्लास इसके तो ऊपर ही जा रही है, इस लाइन के। क्या समझ में आया सबको? अरे बहुत बढ़िया, जरा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हमने कुछ एक काम दिया बच्चों को। ठीक है, हमने कुछ एक काम दिया कि हर स्टूडेंट को कोई कार्ड बनाना है। तो 5 स्टूडेंट्स ने, देखिए इस ग्राफ को पढ़िए, 0 से 25 कार्ड बनाए। 26 से 50 कार्ड बनाने वाले कितने तालिब इल्म थे? 30 स्टूडेंट। 51 to 75 कार्ड बनाने वाले कितने थे? 25 स्टूडेंट। 76 to 100 कार्ड बनाने वाले 15 स्टूडेंट थे, जबकि 101 to 125 कार्ड बनाने वाले 5 स्टूडेंट थे। तो अब मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने लगभग कितने कार्ड बनाए हैं? 26 से 50 के बीच में। 30 स्टूडेंट्स ने कितने कार्ड बनाए हैं? 26 से 50 के बीच में। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने 51 से 75 कार्ड बनाए हैं, और बहुत कम कार्ड बनाने वाले बहुत कम हैं जो सिर्फ 0 से 25 बनाए हों, और कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा कार्ड बनाए हैं, 101 से लेकर 125। आपको यह समझ में आया किस तरह से बार ग्राफ को स्टडी करते हैं? अब कुछ सवाल है, जरा सा बताइए। पहला सवाल है, कितने तालिब इल्मों ने 51 से कम कार्ड बनाए हैं? 51 से कम। तो 5 तालिब इल्मों ने 0 से 25 बनाए हैं। 30 तालिब इल्मों ने 26 से 50 बनाए हैं। तो 51 से कम बनाने वाले, मुझे तो लगता है 5 + 30 कितने हो गए? 35। तो इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर हम लिख देंगे 35। अरे वाह, इनके पास भी आंसर वही है, 35। एक एक करके सारा क्वेश्चन देखते चलते हैं। अब कहते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव मेड
76 टू 100 कार्ड्स। तो 76 टू 100 कार्ड बनाना, दिखा आपको कितने स्टूडेंट्स ने बनाया है? 76 टू 100 बेटा 15 स्टूडेंट्स ने बनाए, दिखा आपको। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 15। मजे की बात यह है इनका भी आंसर वही आया। अब पूछा है किस इंटरवल में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने कौन से किस इंटरवल में कार्ड बनाए हैं, है ना? तो 26 से 50 कार्ड बनाने वाले स्टूडेंट्स के नंबर सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा कितना में है बेटा? 26 से लेकर 50 वालों में। हैरत की बात है यहां भी यही आंसर आया है, वो तो आना ही था। कितने स्टूडेंट्स ने 75 से ज्यादा कार्ड बनाए हैं? 15 स्टूडेंट्स ने 76 से 100 बनाए हैं, 75 से ज्यादा हुए। प्लस 5 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 101 से भी 100 से भी ज्यादा बनाए हैं। तो 15 प्लस 5 कितने हो गए बेटा? ये दोनों जोड़कर 15 प्लस 5 कितने हो गए? 20। तो 20 स्टूडेंट्स ने इतने कार्ड बनाए हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है आप कितने कार्ड बनाना चाहोगे? आपकी मर्जी है। इस पर उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया कैसे ग्राफ को स्टडी करते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये स्टूडेंट है जिसका नाम है केन, और केन के 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया। फ्रेंच में 63 है, इंग्लिश में 75 है, मैथ्स में 90 है, साइंस में 72 है, और सोशल साइंस में थोड़ा कमजोर लग रहे हैं ये, कितना है? सिर्फ 58। तो इनका ग्राफ बनाना है, तो हम यहां पर आके बनाते हैं, फिर उधर ग्राफ देखेंगे। 5 सब्जेक्ट थे इनका, फ्रेंच था, इंग्लिश था, मैथ्स था, साइंस था, और सोशल साइंस था। 5 सब्जेक्ट में इनके मार्क्स आए थे। जल्दी से वापस चलते हैं। फ्रेंच, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस, इनके मार्क्स है 63, 75, 90, 72 और 58, है ना? कितने कितने मार्क्स हैं? 63, 75, 90, आगे मैं भूल गया, वापस देखते हैं, 72 और 58। ये इनके 5 सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं। इनका ग्राफ बनाना है। जरा मार्क्स बांट ले। ये 10 मार्क्स हैं, ये 20 हैं, ये 30 हैं, ये 40 हैं, ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, ये 80 है, ये 90 है, और 100 थोड़ा सर के ऊपर चला गया है, लेकिन मसला नहीं है क्योंकि 90 से ऊपर कहीं मार्क्स आए नहीं है। फ्रेंच में कितने हैं? 63, मेरा अंदाजा है 63 यहां कहीं होगा। तो ये पहला डंडा क्या हो गया? 63। ये किसका है बेटा? ये मार्क्स है फ्रेंच का। इंग्लिश में 75 है, इंग्लिश में यहां कहीं आना चाहिए। ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, कितना है बेटा? 75 है। मैथ्स में सबसे इनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लगता है, मैथ्स में इनके 90 मार्क्स हैं। ये रहा इनके मैथ्स के मार्क्स। इसके बाद साइंस में 72 हैं, यहां कहीं। साइंस में कितना है? 72। और सोशल साइंस में सबसे कम मार्क्स है 58। ये किसके मार्क्स हैं बेटा? सोशल साइंस के। तो अब इस ग्राफ से हम क्या देख सकते हैं? इस ग्राफ से हम देख सकते हैं
कि भाई कुछ तो ऐसा तो नहीं है कि किसी भी सब्जेक्ट में 0 मार्क्स आए हो, इतने मार्क्स तो हर सब्जेक्ट में आ रहे हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट क्या है बेटा? डेफिनेटली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट ये वाला रहा, मैथ्स, और सबसे कमजोर सब्जेक्ट ये रहा, सोशल साइंस। ये डायरेक्टली आप उनका ग्राफ देखकर बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया। जल्दी से वापस आते हैं। अरे देखिए, ये ग्राफ केन ने बनाया है, कितना खूबसूरत ग्राफ बनाया है, तभी तो मैथ्स में 90 मार्क्स आए हैं। क्या समझ में आया? अरे बहुत बढ़िया। एक डबल बार ग्राफ भी होता है ना? डबल बार ग्राफ में क्या होता है? दो डेटा बनाते हैं, दो डेटा प्लॉट करते हैं। जैसे हम देखना चाह रहे थे कि एक लेक्चर अटेंड करने से स्टूडेंट्स को कितना फायदा होता है। मान लेते हैं किसी मौजू पर लेक्चर था, है ना? तो हमने क्या किया, सब बच्चों को, 5 स्टूडेंट है। कौन 5 स्टूडेंट है? जॉन, कार्ला, पीटर, जेटसर और डार्लिन। इन 5 स्टूडेंट को हमने क्या किया, एक पेपर दिया। ये अच्छा आइडिया है, हम लोग भी यूज कर सकते हैं आईसीयू में, है ना? 5 स्टूडेंट को एक पेपर दिया और चेक किया कि बिना लेक्चर अटेंड किए उनको कितना आता था। फिर उनको वो लेक्चर दिखाया और लेक्चर दिखाकर हमने देखा कि उनके मार्क्स कितने हैं। ऑब्वियसली लेक्चर देखने के बाद उसी टॉपिक पर लेक्चर है, उनके मार्क्स बढ़ने चाहिए। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको पहले से भी उस टॉपिक के बारे में कुछ आता होगा। तो सबसे पहले हमने जॉन पर ध्यान दिया। जॉन के पहले यहां कुछ 75 मार्क्स के आसपास थे, देखा आपको? और लेक्चर देखने के बाद कितने मार्क्स हो गए? 90 मार्क्स। तो डेफिनेटली लेक्चर देखने का फायदा हुआ। लेकिन जॉन को पहले से भी चीजें आती थी, ऐसा नहीं था कि जॉन को पहले से कुछ नहीं आता था। कार्ला को देखें, पहले 60% मार्क्स थे, लेक्चर देखने के बाद कितना आ गए? 75 के आसपास आ गए। थोड़ा कम लग रहा है 75 से, पर चलेगा। तो डेफिनेटली कार्ला को भी इस लेक्चर को देखने से फायदा हुआ। पीटर के पहले 80% मार्क्स थे, अब सिर्फ यही कोई 82 वगैरह आ रहे हैं। समहाउ ऐसा लग रहा है पीटर को बहुत सी चीजें पहले से आती थी, लेकिन घमंड में इन्होंने ठीक से लेक्चर देखा नहीं, उनको फायदा ज्यादा नहीं हुआ। यहां पर बेटा जेटसर है, जेटसर के पहले 45% आए थे और अब कितने आए? 55%। तो कुछ तो फायदा हुआ है। पहले कम आता था, अभी भी कम आता है, लेकिन पहले जो कम आता था उससे कुछ तो फायदा हुआ है। सबसे जोरदार डार्लिन का है। डार्लिन के पहले 85% के आसपास थे और ये लेक्चर देखने के बाद उनके 100% आए। डार्लिन पहले भी टॉपर थे, अब भी टॉपर हैं, ठीक है? अभी भी टॉपर हैं और सही में उन्होंने इस लेक्चर से उनको पूरा फायदा हुआ है। इस लेक्चर से उन्होंने पूरा फायदा उठाया है। क्या समझ में आ गया, है ना? तो इस ग्राफ को देख के हमें पता चला कि क्लास में सबसे अच्छे स्टूडेंट कौन है? डार्लिन। पहले भी टॉपर थी, अब भी क्या है? टॉपर, और लेक्चर से फायदा भी हुआ। उसके बाद पीटर को देखिए, पीटर के पहले से नॉलेज बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस लेक्चर से ज्यादा फायदा नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ ज्यादा। जबकि जॉन जो पहले पीटर से पीछे थे, अब पीटर के आगे निकल गए। सबसे कमजोर स्टूडेंट यहां पे इन कंपैरेटिवली, है ना? यहां पे जेटसर लग रहे हैं, लेकिन जेटसर को भी इस लेक्चर से फायदा हुआ है, फायदा पहुंचा है। हालांकि अभी भी उनके मार्क्स ग्रीन वाले सबसे कम है, लेकिन पहले और कम थे, अब उससे तो कुछ फायदा हुआ है। इस तरह की स्टडी करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डबल बार ग्राफ, दोहरा बार ग्राफ। उम्मीद करता हूं समझ में आया। ये ग्राफ को कहते हैं पाई चार्ट, ठीक है? पाई चार्ट जरा देखिए बेटा, पाई चार्ट कैसे बनाते हैं। जैसे ये टेबल ले लेते हैं, हमने देखा कितने लोग का फेवरेट गेम कौन सा है। तो कौन से 5 गेम है? टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल, नेटबॉल और क्रिकेट। टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल, नेटबॉल और क्रिकेट। ये 5 खेल हमारी क्लास में स्टूडेंट्स को पता है, पसंद है। 3 बच्चों को टेनिस पसंद है, 2 को बास्केटबॉल, 7 को फुटबॉल। 3 2 7। तीन को नेटबॉल और 1 को क्रिकेट। और इस ग्राफ को समझाने, इस चीज को, इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए
हम क्या बनाने जा रहे हैं? पाई चार्ट। हम क्या बनाने जा रहे हैं अब? पाई चार्ट। पाई जैसा आप जानते होंगे खाने की एक चीज होती है ना? पाई खाने की एक चीज होती है जो बिल्कुल गोल होती है। आपको अगर पाई नहीं पसंद तो आप उसको रोटी चाट या केक चाट या उत्तपम चाट, जो भी आप बनाना हो उसे बना सकते हैं। पिज्जा चाट भी चलेगा। कुल यहां पर कितने बच्चे हैं? 3 + 2 5, 5 + 7 12, 13 14 15 और 16। ठीक है, तो मान के चलिए 16 हिस्से में इसे हम बांट देते हैं। हर हिस्से को कितना में? 4 में। ठीक है, 16 हिस्सा में हमने इस सर्किल को बांट दिया। पहले 4 हिस्से में बांटा और फिर हर हिस्से को कितने में बांट दिया? 4 में। हिसाब यह है कि 16 बच्चे यहां पर है। 3 बच्चे क्या पसंद करते हैं? टेनिस। तो ये 3 हिस्से को एक अलग हिस्सा बना दीजिए। मजा आएगा अगर रंग अलग अलग यूज करें। ये क्या हो गया बेटा? टेनिस। रंग बदलने का जुगाड़ यहां पर कुछ होता है, देखते हैं। अरे वाह, ये रेड था, अब ब्लू ले लेते हैं। 2 बच्चों को क्या पसंद है? बास्केटबॉल। इन 2 बच्चों को क्या पसंद है? बास्केटबॉल। अगला रंग बदलते हैं। अच्छा रहता है ग्राफ में अलग अलग रंग का अगर इस्तेमाल किया जाए तो। अब जरा ग्रीन ले लेते हैं। 7 बच्चों को फुटबॉल पसंद है। 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 बच्चों को बेटा क्या पसंद है? इन 7 बच्चों को पसंद है फुटबॉल। इसके अलावा 3 बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नेटबॉल पसंद है ना? 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या पसंद है बेटा? नेटबॉल। इन्हें पसंद है नेटबॉल। और इसके अलावा बेटा एक रंग और उठाना है। आखिर में जो बच्चे बचे उन्हें क्या पसंद है बेटा? क्रिकेट। सिर्फ एक बच्चे को। मैं श्योर हूं यह हिसाब इंडिया में नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ एक फर्द ऐसा है जिसे क्या पसंद है? क्रिकेट। शायद क्रिकेट का रंग अच्छा नहीं है, पीला रंग सफेद पर उतना साफ नहीं दिख रहा है, पर कोई बात नहीं, हमारा काम हो गया। तो इस चार्ट को देखकर हम क्या कह सकते हैं? इस चार्ट को देख के जाहिर है कि सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है। हम वापस जरा रेड पर आ जाए। रेड पर आने के लिए हाँ, तो सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है? फुटबॉल। हमें दिख रहा है कि सबसे ज्यादा बच्चे क्या पसंद करते हैं? फुटबॉल। दिख रहा है ना? इतना बड़ा पाई का इतना बड़ा टुकड़ा किस चीज के लिए है? फुटबॉल के लिए। यह तरीका है बेटा किसको इस बनाने का? पाई चार्ट को बनाने का और पाई चार्ट को समझने का। पाई चार्ट से आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कौन क्या पसंद किया जाता है। ये देखिए बना हुआ तैयार है आपके सामने। आपको दिख रहा है सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? फुटबॉल का। इन्होंने पीला रंग किसके लिए लिया है? फुटबॉल का। सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? फुटबॉल। उसके बाद अगला नेटबॉल और टेनिस बराबरी पर दिख रहे हैं। उसके बाद बास्केटबॉल और सबसे छोटा क्या है? क्रिकेट। तो इससे समझ में आता है कि कुल का कितना हिस्सा एक पर्टिकुलर चीज को पसंद करता है। जरा अगले चार्ट पर आ जाते हैं। कभी कभी हम डायरेक्टली जदूल टेबल की मदद से भी चीजों को स्टडी करते हैं, है ना? किसकी मदद से? टेबल या जदूल। ये देखिए अलग अलग एज ग्रुप में कितने इंप्लॉयड बच्चे हैं, लोग हैं एक कॉलोनी में। 16 से 25 साल के जो एज के लोग हैं उसमें 16 लोगों की जॉब है। 25 से 35 साल में 30 लोगों की जॉब है। 36 से 50 साल में 35 लोगों की जॉब है। 51 से 64 साल में 54 लोगों की जॉब है। तो डायरेक्टली हम टेबल को फॉर्म में भी स्टडी कर सकते हैं। यूजुअली होता क्या है कि टेबल से समझना के लिए दिमाग ज्यादा चाहिए होता है।
ग्राफ से ज्यादा जल्दी, ज्यादा आसानी से समझ में आता है। तो कभी भी डेटा को देखने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा उस चीज के बारे में नहीं जानते, कॉमन लोग, आम फर्द है, अवाम है ना, पब्लिक है। उनके लिए हमेशा क्या अच्छा रहता है? ग्राफ। ठीक है। कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, उनके लिए क्या ज्यादा अच्छा रहता है? उनके लिए दोनों अच्छा रहता है। ग्राफ से वो ओवरऑल पिक्चर देखते हैं, लेकिन और डिटेल में अगर जाना चाहें तो फिर बेस्ट फॉर्म क्या रहता है? टेबल में। समझ गए? तो खास बात है, ग्राफ दोनों के लिए अच्छा रहता है। लेकिन एक्सपर्ट लोगों को ग्राफ के अलावा और क्या चाहिए होता है? टेबल। सिर्फ ग्राफ से उनका काम नहीं चलता। ये देखिए ग्राफ, 16 से 25 में जिन लोगों की जॉब है उसमें से 10 मर्द और 5 औरतें हैं। टोटल कितना है? 15। 25 से 35 में कितने लोग हैं? उसमें 16 मर्द और 14 औरतें हैं। कुल क्या है? 35, 30। तो असल में बात यह है कि यहां सारी इंफॉर्मेशन है ना, लेकिन डायरेक्टली आपको दिखता नहीं है कि अरे हाँ ये पाई का ये हिस्सा बड़ा है तो इस सेक्शन में ज्यादा लोग, लेकिन इंफॉर्मेशन यहां पूरी है, कुछ छुपाया हुआ नहीं है। क्या समझ में आ गया? तो टेबल में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन इंफॉर्मेशन को देखने के लिए, समझने के लिए वक्त लगता है। आवाम के लिए, पब्लिक के लिए टेबल कभी अच्छा नहीं होता। एक्सपर्ट्स के लिए दोनों अच्छा होता है ना। उनको ग्राफ से वो अलग चीज देखते हैं, टेबल से अलग चीज देखते हैं। अगर वो सिर्फ ओवरऑल पिक्चर देखना चाहते हैं जल्दी के साथ, तो फिर उनके लिए अच्छा क्या है? ग्राफ। लेकिन अगर वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं, है ना, और डिटेल्स में जाना चाह रहे हैं, तो बेस्ट क्या रहता है कि टेबल के फॉर्म में आए, थोड़ा सा वक्त उसमें लगाएं, क्योंकि टेबल में जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, जबकि ग्राफ इन ए वे इंडिकेशन देता है। ठीक है। इसके अलावा बेटा लाइन ग्राफ्स होते हैं। लाइन ग्राफ क्या होते हैं बेटा? अलग अलग डेटा पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी का मुनाफा पहले 3 महीने में, साल के पहले 3 महीने में, इसको Q1 कहते हैं, 10,000 रुपए था, डॉलर था, डॉलर है। अगले 2 महीने में, अगले 3 महीने में $12,000 था। अगले 3 महीने में यहां कुछ था $11,000, और अगले 3 महीने में Q4 में कितना था? $12,000 से कुछ ज्यादा। तो इन सब पॉइंट्स को जोड़ के हम क्या बना सकते हैं? एक लाइन ग्राफ, एक खती ग्राफ। तो यहां पे दिख रहा है कि जैसे जैसे साल गुजरा है, पहले मुनाफा बढ़ा है, फिर कम हुआ है, और फिर दोबारा बढ़ा है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। ये देखिए लाइन ग्राफ के अलग अलग ग्राफ्स जो हैं, है ना, अलग अलग हिस्से में बांट के रखे हैं। लग्जरी बैग्स, यहाँ पे बैग मिलते हैं, कुछ जूते मिलते हैं और सनग्लासेस मिलते हैं। लगता है कोई दुकान है। यहाँ 3 चीज बिकती है। क्या क्या? बैग्स, जूते और सनग्लासेस। तो बैग्स का कैसे है बेटा? साल में फायदा हुआ, मतलब प्रॉफिट बढ़ा पहले, फिर लेकिन सकता है साल में क्या होता गया? कम होता गया। जूतों के साथ क्या हो रहा है? नारंगी रंग जूतों के साथ है, थोड़ा सा बढ़ा और फिर थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा। और सनग्लासेस के साथ क्या है? थोड़ा सा बढ़ा और थोड़ा सा कम हुआ। तो इन ग्राफ से हम क्या क्या कह सकते हैं? पहले इन ग्राफ से मैं कह सकता हूं कि सेकंड क्वार्टर सबसे अच्छा था, सबसे ज्यादा मुनाफा यहां था। लेकिन मैं दूसरी चीज देख रहा हूं, मुझे तो लग रहा है ये सब ग्राफ फ्लैट ही है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत ज्यादा साल में फर्क नहीं पड़ा है। जो भी तब्दीली हुई है, थोड़ी मोड़ी थोड़ी तब्दीली हुई है, ज्यादा नहीं हुई है। थोड़ा सा बढ़ा है, थोड़ा सा कम हुआ है। समझ में आया सबको? हम लोग पढ़ते हैं बेटा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या फिर मरकजी रुझान की पैमाइश। सबसे पहले हम निकालते हैं मीन या औसत कैसे निकालते हैं। ठीक है। मीन को और क्या कहते हैं बेटा? औसत। तो औसत कैसे निकालेंगे? इन सब का औसत निकालना है बेटा 734176 का। जल्दी से आ जाते हैं लास्ट में। क्या डेटा है? 734176। तो कुल कितने ऑब्जर्वेशन है? 6। तो इनका औसत, इनका मीन कैसे निकालेंगे? इनका मीन हो जाएगा, ऊपर में सबको जोड़ दें, 7 + 3 + 4 + 1 + 7 + 6, 6 7 13, 1 14, 4 18, 21 28। ये बेटा 28 हो गया कुछ जोड़ के। नीचे बेटा 6 से डिवाइड कर दे, क्योंकि टोटल कितने हैं डेटा है? 6 डेटा है। 28/6 बेटा है ना।
ये कितना हो गया बेटा, 4 पॉइंट समथिंग हो गया। मेरे ख्याल से 4.6 के आसपास कुछ जाएगा। एग्जैक्ट क्या है वो तो बताना थोड़ा। हाँ, इसको नहीं कर सकते हम लोग, और ऐसा कुछ नहीं है, और कर सकते हैं। 28/6 बेटा क्या हो गया, 28/6 हो जाएगा 14/3। ये हो जाएगा बेटा 4.67, है ना, इसके आसपास है। ये क्या हो गया, इसको कहते हैं मीन या फिर एवरेज या फिर औसत। एक और चीज होती है बेटा जिसे कहते हैं मीडियन। मीडियन कैसे निकालेंगे बेटा, इसके लिए सारे नंबर्स को एक बढ़ते हुए ऑर्डर में लिख दे। सबसे छोटा 1 है, फिर क्या है बेटा 3, फिर क्या है 4, फिर क्या है 6, फिर है 7 और फिर है 7। तो बीच में क्या क्या डेटा है बेटा, 4 और 6 है ना। तो यहां पर मोड क्या हो जाएगा बेटा, मोड हो जाएगा 4 और 6 का एवरेज ले 2, कितना हो गया 5। मीडियन बताता है कि ठीक बीचों बीच क्या हो रहा है। एक और चीज होती है बेटा मोड। मोड क्या होता है, मोड के लिए क्या करते हैं, इस डेटा में देखते हैं सबसे ज्यादा कौन सी चीज रिपीट हो रही है। सर ये मीडियन था, थोड़ी सी मैंने गलती की। ये जो हमने निकाला बीच की इंफॉर्मेशन, इसे क्या कहते हैं, मीडियन। मोड, मोड क्या होता है बेटा, सबसे ज्यादा कौन सी इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही है, 7। तो मोड कितना हो जाएगा बेटा 7। उम्मीद करता हूं क्लियर है ये। और साथ ही साथ रेंज है, वसअत है। वसअत क्या होता है बेटा, वसअत के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटा डेटा देखो कितना है 1, सबसे बड़ा डेटा कितना है 7। तो रेंज हो जाएगा बेटा 7 - 1, सबसे बड़ा डेटा माइनस सबसे छोटा डेटा, 6 मार्क्स का। इन 6 में सारे हमारा डेटा बटा हुआ है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। जरा आगे बढ़ते हैं बेटा। कौन सी पैमाइश किस चीज के लिए अच्छी रहती है ना। मीन बेटा इंटरवल और रेशो के लिए अच्छी रहती है, मीडियन ऑर्डिनल और रैंक के लिए अच्छी रहती है, जबकि मोड जो है नॉमिनल और कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव डेटा के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, अलग अलग केस है जिसमें हम अलग अलग पैमाइश को यूज करते हैं, अलग अलग मरकजी रुझान को यूज करते हैं। इसके बारे में आगे और सीखा जाएगा। अब हम लोग हिस्टोग्राम बनाने जा रहे हैं। हिस्टोग्राम बेटा बिल्कुल किससे मिलता जुलता है, हिस्टोग्राम जो है बेटा मिलता जुलता है बिल्कुल बार ग्राफ से। ठीक है, तो मान लेते हैं क्लास में एग्जाम हुआ है, मान लेते हैं 40 मार्क्स का एग्जाम है। 10 से 15 मार्क्स कितने बच्चे लेकर आए हैं, 10 से 15 मार्क्स 20 बच्चे लाए हैं। 15 से 20 मार्क्स कितने बच्चे लाए हैं, 25 बच्चे। 20 से 25 मार्क्स कितने बच्चे लाए हैं, 30 बच्चे। 25 से 30 मार्क्स कितने बच्चे लाए हैं, 15 बच्चे। 30 से 35 मार्क्स कितने लाए हैं, 10 बच्चे। 35 से 40 मार्क्स कितने बच्चे लाए हैं, 5 बच्चे। तो यहां पे खास बात यह है कि जो वाई एक्सिस है उस पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है, उस पर क्या है, तादाद है। ठीक है, वाई एक्सिस पर क्या है, तादाद है। ठीक है, तो जब भी बेटा वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी होती है, तादाद होती है ना, वाई एक्सिस पर जब भी बेटा तादाद होगी तो उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में हिस्टोग्राम कहते हैं। ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं बेटा, हिस्टोग्राम। क्या सबको समझ में आ गया। बार ग्राफ जिसमें वाई एक्सिस में तादाद हो, कितने लोगों ने यह काम किया है, ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। और कोई इसमें खास बात नहीं है। हिस्टोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए 300 से 400 के बीच में बल्ब है, कितना घंटा चले, 300 से 400 14 बल्ब चले, 400 से 500 56 बल्ब चले, वैसे ही है। तो 300 से 400 में देखिए बेटा 14 बल्ब हैं, 400 से 500 में कितने बल्ब हैं, 56 बल्ब। 500 से 600 में 60 बल्ब हैं, 600 से 700 में 86 बल्ब हैं, 700 से 800 में 74 बल्ब हैं, 800 से 900 में 62 बल्ब हैं, जबकि 900 से 1000 48 बल्ब चले। तो मैं देख रहा हूं ज्यादातर बल्ब जो है 600 से 700 घंटे चल के खराब हो जाते हैं। क्या समझ में आ गया, ये चीज मुझे डायरेक्टली देखिए।
मुझे ये भी दिखा कुछ बल्ब जो है 300 घंटे के बाद भी कुछ बल्ब खराब होना शुरू होते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। सबसे ज्यादा बल्ब जो है 600 से 700 घंटे में खराब होते हैं। हालांकि कई बल्ब ऐसे भी हैं जो कि 1000 घंटे तक चलते रहते हैं। समझ में आया? तो अगर आप नया बल्ब लेकर आओगे तो कितने टाइम बाद खराब होगा पता नहीं, लेकिन फिर भी अंदाजा है, कुछ छोटा बहुत चांस है कि 300 से 400 घंटे पे खराब होगा। अच्छा, थोड़ा बहुत चांस ये भी है कि 1000 घंटे तक चलेगा। हालांकि ज्यादा चांस ये है कि 600 से 700 घंटे के बीच में वो खराब हो जाएगा। क्या समझ में आया? हिस्टोग्राम को कैसे स्टडी करते हैं? जस्ट एक बार ग्राफ है और कुछ भी नहीं है। कार एक कार्टेशियन प्लेन है, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं बेटा, एक नंबर लाइन बना दिया है ना, एक अददी खत बना दिया है और अलग अलग डेटा को इसमें प्लॉट कर दिया है। A3 है, 3 पर A डाल दिया, B5 है, B को 5 पर डाल दिया, C-2 है, C को -2 पे डाल दिया, D-5 है, -5 पे डाल दिया। इसको डायरेक्टली नंबर लाइन पे, अददी खत पे डायरेक्टली नंबर्स को हम प्लॉट करना कहते हैं। हम चाहें तो XY प्लेन में भी ले सकते हैं। अगर 2,3 को प्लॉट करना है तो इधर कितना चलेंगे बेटा 2 और इधर कितना चलेंगे 3। इस पॉइंट को क्या कहेंगे 2,3, जैसा कि हम हमेशा ग्राफ में करते हैं। तो ये क्या हुआ, एक प्लेन में हमने नंबर लाइन को लिया। उम्मीद करता हूं क्लियर है। तो अल्टीमेटली ये जो ग्राफ होता है बेटा, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस, इसको क्वाड्रेंट 1 या रबा 1 कहते हैं। ये क्वाड्रेंट 2 या रबा 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 या रबा 3 है और ये क्वाड्रेंट 4 या रबा 4 है। तो इस पर आप जो भी ग्राफ पॉइंट को प्लॉट करना चाहें कर सकते हैं। जब आप ग्राफ्स के बारे में और पढ़ेंगे तो इन चीजों के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए बेटा 1,3 को प्लॉट करना था तो कैसे प्लॉट करेंगे बेटा, 2,3 को प्लॉट करना था तो इधर 2 चलेंगे और इधर कितना चलेंगे 3। यहां पर कौन सा पॉइंट मिल गया बेटा हमें 2,3। अगर हमें 3,-1 प्लॉट करना होगा तो इधर 3 चलेंगे, इधर -1 चलेंगे। ये क्या मिलेगा 3,-1। आगे जाके आप मैथ्स में ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आएगा। हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ग्राफ जो है कैसे वेरी कर रहा है। अगर ये वाला ग्राफ है इसका मतलब क्या है, x बढ़ने से y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन या फिर बराह रास्त तगर्रियात। और इनवर्स वेरिएशन उल्टा तगर्रियात क्या होता है, जहां x बढ़ने से y क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आपको दिख रहा है कि जब x बढ़ रहा है तो y क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या समझ गए? ये सब चीजें डेटा को प्लॉट करके हम लोग स्टडी करते हैं। दो चीजें हैं तो हम बताते हैं, एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ेंगी या कम होंगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं, कितना दूर कितना देर में चल रहा है ना। तो ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हैं। 2 मिनट में 1 किलोमीटर चला, 4 मिनट में 2 किलोमीटर चला, तो फिर जाहिर है कि 6 मिनट में 3 किलोमीटर चला। इसको ग्राफ में बनाते हैं। इधर वक्त बनाते जा रहे हैं, इधर क्या बनाते जा रहे हैं, डिस्टेंस। ये ग्राफ बिल्कुल सीधा आ गया। जब ग्राफ बिल्कुल सीधा आ गया मतलब ये क्या है कि जो चीज है वो जो है आगे बढ़ता जा रहा है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, है ना। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर है। इसके अलावा बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स भी होते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बेटा क्या होते हैं, बेसिकली बार ग्राफ है। बेसिकली क्या है, बार ग्राफ है। बस ये कि बार ग्राफ में क्या करते हैं, मेन डेटा के जो सेंटर्स हैं उनको स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं। तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये जो बार देख रहे हैं वो क्या है बेटा, बार ग्राफ है या हिस्टोग्राम है। लेकिन ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना सीधे, ये जो लाइन है बेटा उसको क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई। मिलता हूं आप लोगों से अगली क्लास में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।